Hello students, here I have the next poem from your book. The title of the poem is Snake and it is written by D.H. Lawrence. एक brief सा introduction देखते हैं पहले इस poem का. The poem Snake is a part of the reptiles section of D.H. Lawrence book Birds, Beasts and Flowers. तो ये जो poet है D.H. Lawrence, इनकी book है बर्ड्स बीस्ट्स एंड फ्लावर्स. इस बुक में से ये जो पोएम है स्नेक, ये इसके रेप्टाइल सेक्शन में है, वहां से ये पोएम ली गई है. इट इज अनराइम्ड एंड रिटन इन फ्री वर्स. अनराइम्ड का ये मीनिंग है कि इस पोएम में कोई भी राइम नहीं है. राइम जो कि पोएट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस होता है, जो कि पोएट्री को एक म्यूजिकल इफेक्ट देता है, वो इस पोएम में मिसिंग है. और फ्री वर्स का ये मीनिंग होता है, ये एक स्टाइल है, मॉडर्न स्टाइल है पोएट्री लिखने का. राइम और रिदम दोनों मिसिंग होते हैं. पोएम में ना ही कोई मीटर होता है और ना ही कोई म्यूजिकल इफेक्ट होता है. दैट इज अ फ्री वर्स. As the title suggests, it is the poet's account of an incident when he sees a snake drinking water at his trough. तो ये एक इंसिडेंस है जहां पर ये जो D.H. लॉरेंस पोएट हैं, वो एक स्नेक को देखते हैं जो कि उनके वाटर ट्रफ पे पानी पी रहा होता है. The poet talks of his fascination for the harmless yet dreaded creature, his sin of trying to kill it and his feeling of guilt and expiation. तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो बात करेंगे कि उनको कितनी फैसिनेशन मीन्स उनको ये जो स्नेक है ये कितना इंटरेस्टिंग, कितना रहस्यमय लगता है. और उनको लगता है कि ये जो स्नेक है ये बिल्कुल भी हार्मलेस है, ये उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता. लेकिन फिर भी उनके माइंड में ऐसी भावनाएं पहले से बैठी हुई हैं कि ये जो क्रीचर है स्नेक, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और सब लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं. और इसी वजह से वो एक सिन करते हैं, एक गलती करते हैं, एक पाप करते हैं, दुष्कर्म, कि वो उस स्नेक को मारने की कोशिश करते हैं. और फिर उसके बाद उनको कितना बुरा लगता है, उनको लगता है कि उन्होंने गलत काम किया, और कैसे वो कोशिश करते हैं अपने इस सिन का रिड्रेसल करने की, इसको ठीक करने की, अपनी इस गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं. तो ये कहानी इस पोएम में पोएट हमें सुनाएंगे. So now let us see the topics which we will cover in this poem. First of all, we'll read about the poet. Then there is a background of the poem that will be followed by the poem and its explanation. उसके बाद हम एक summary देखेंगे और फिर question and answers. So let's get started. This is the poet David Herbert Richards Lawrence. He was born in the year 1885 in England, United Kingdom, and he died in the year 1930. D.H. Lawrence, he was an English novelist, story writer, critic, poet and painter, and he is one of the greatest figures in the 20th century English literature. तो ये जो हमारे पोएट हैं D.H. लॉरेंस, ये पोएट्री करते थे और उसके अलावा ये नॉवेल्स भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, क्रिटिक थे लिटरेचर के, और एक बहुत ही फेमस पेंटर भी थे. एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर. इनकी जो लिटरेचर राइटिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं. हिज कलेक्टेड वर्क्स रिप्रेजेंट अमंग अदर थिंग्स an extended reflection upon the dehumanizing effect of modernity and industrialization. Dehumanizing effect का मतलब ये है कि कोई ऐसा इफेक्ट है जो कि हमें ह्यूमैनिटी से पीछे ले जाता है, ह्यूमैनिटी से दूर कर देता है. और ये इफेक्ट किस चीज का है? मॉडर्न लाइफस्टाइल का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का. The poet wants to say that modernization and development have a negative aspect, and the negative aspect is that they remove humanity from the world. All the people become self-centered and they do not care about the feelings and the sensitivities of others.
Some of the issues which Lawrence explores are emotional health, vitality, spontaneity and instinct. तो जिन टॉपिक्स पे लॉरेंस लिखा करते थे वो थे वाइटैलिटी यानी कि जीवन शक्ति, इमोशनल हेल्थ यानी कि हमारी इमोशंस और फीलिंग्स, स्पॉन्टेनिटी यानी कि हमारी स्वाभाविकता, हमारी इंक्लिनेशन किस चीज की तरफ है, और हमारे इंस्टिंक्ट्स यानी कि हमारा नेचुरल रिएक्शन जो होता है. Lawrence's opinions earned him many enemies and he endured official persecution, censorship and misrepresentation of his creative work throughout the second half of his life, much of which he spent in a voluntary exile which he called his savage pilgrimage. तो अब जिन टॉपिक्स पे लॉरेंस लिखते थे और वो इतना ब्लंटली लिखते थे उन टॉपिक्स पे कि उनकी वजह से, उनकी राइटिंग्स की वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए और उनको ऑफिशियली बहुत इल ट्रीटमेंट मिला और उनको बैन भी कर दिया गया, उनकी राइटिंग्स को भी बैन कर दिया गया और उनका जो क्रिएटिव वर्क था उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, मीन्स उसको गलत सेंस में लिया गया. और जो उनकी सेकेंड हाफ था लाइफ का यानी कि जो उनका एंड था लाइफ का, तब वो वॉलंटरी एग्जाइल में रहे. वॉलंटरी एग्जाइल मीन्स वो खुद से ही अपने घर और अपने देश से दूर रहे और इस वॉलंटरी एग्जाइल को उन्होंने नाम दिया सैवेज पिलग्रिमेज का. ये बुक भी है जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है यानी कि अपनी लाइफ की स्टोरी लिखी है. अब ये जो टाइटल है उनकी बुक का और उन्होंने अपनी जो लाइफ को नाम दिया सैवेज पिलग्रिमेज, ये एक ऑक्सीमोरॉन है. ऑक्सीमोरॉन मीन्स एक ऐसा एडजेक्टिव यूज किया गया है इस नाउन के लिए जो कि एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट में है, बिकॉज पिलग्रिमेज इज अ रिलीजियस जर्नी. तो जो रिलीजियस जर्नी होती है दैट इज सपोज टू बी वेरी पीसफुल, बहुत ही शांत और काम होनी चाहिए, लेकिन पोएट ने उसको नाम दे दिया सैवेज. सैवेज इज समथिंग विच इज वेरी वायलेंट एंड वेरी फियर्स. तो उन्होंने अपनी इस रिलीजियस जर्नी को वायलेंट और फियर्स कहा है. नाउ लेट अस गो टू द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम. The poem Snake was composed in the year 1923 and forms part of the reptile section of his book Birds, Beasts and Flowers. Here you can see this is the book written by D.H. Lawrence, Birds, Beasts and Flowers. In this book, in the reptiles section, this poem Snake can be found. The poem details the powerful few moments when Lawrence is confronted by a snake at his water trough in Taormina, Sicily. Sicily is the name of an island और वहां पे एक टाउन है ताओरमीना जहां पर पोएट रहते थे और वहां पोएट के घर में एक वाटर ट्रफ था जहां पर पोएट ने एक स्नेक को देखा था. The poem is unrhymed, written in free verse and is representative of modernist literature. तो unrhymed का मीनिंग मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है. फर्दर इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है. इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है. जो पोइट्री लिखी गई है वो एक फ्री सेंस में लिखी गई है, उसमें राइम की, रिदम की, कोई भी पोएटिक डिवाइसेस फॉलो करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज अ फ्री वर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर. मॉडर्निस्ट लिटरेचर वो लिटरेचर है जो कि लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में लिखा गया था. अब जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है उसकी खास बात यह है कि वो ट्रेडिशनल जो फॉर्म था पोएट्री लिखने का उससे थोड़ा अलग है. जैसे कि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया इसमें कोई राइम नहीं है, ये एक फ्री वर्स में लिखा गया है, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पोएट पर. और यही दो चीजें इंडिकेट करती हैं कि ये मॉडर्निस्ट लिटरेचर है जिस पर पोएट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रेडिशनल पोएट्री लिखने के तरीके को फॉलो करने की. The poem talks about peaceful coexistence between man and the other creatures in the world.
तो इस पोएम में जो पोएट है वो हमें ये कन्वे करना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको पीसफुली रहना चाहिए बाकी की क्रीचर्स के साथ, क्योंकि वो भी भगवान ने ही क्रिएट की है, जस्ट लाइक गॉड हैज क्रिएटेड मैन. It also talks about man's sins and the guilt which he has when he fails to perform his duty of respecting these other creatures which are God's creations. तो यहाँ पर पोएट अपनी गलती की बात करते हैं जो कि उन्होंने सिन किया और उनको कितना बुरा लगा, उनको अपने में गिल्टी फील हुआ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म की. उनकी ड्यूटी ये थी कि जो और भी क्रिएशंस है, और भी जीव जंतु हैं जिनको भगवान ने बनाया है, उनकी इज्जत करनी चाहिए. ऐसे ही आप किसी को भी मार देते हैं, किसी को भगा देते हैं, कोई भी जानवर है, कोई पक्षी है, तो पोएट ये कह रहे हैं कि ये हम नहीं कर सकते, हमें इनकी भी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि हमारी तरह ये सब भी भगवान के ही द्वारा बनाए गए जीव जंतु हैं. Now let us come to the poem and its explanation. Alongside I will discuss the poetic devices also. A snake came to my water trough on a hot day, and I, in pajamas for the heat, to drink there. In the deep, strange scented shade of the great dark carob tree, I came down the steps with my pitcher. First of all, let us discuss the word meanings. Water trough is a vessel which holds water. Carob tree. Carob tree is a red flowered tree originally in the Mediterranean area. Here you can see this is the picture. These are the leaves of the carob tree and this is the fruit out of which the carob seeds are taken out, which taste just like chocolate. Pitcher means a tall round container with an open top and a large handle, जिसे हम जग भी कहते हैं. ऐसी एक वेसल होती है, दैट इज अ पिक्चर. तो अब यहाँ पर ओपनिंग लाइन में पोएट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्नेक को और वो कहते हैं कि ये जो स्नेक है ये उनके वाटर ट्रफ पे आया ऑन अ हॉट डे. तो वो जो दिन था जब स्नेक उनके वाटर ट्रफ पे आया वो बहुत ही ज्यादा गर्म दिन था. इट वॉज अ वेरी हॉट डे एंड द पोएट वॉज स्टैंडिंग देयर वेयरिंग हिज पजामाज. क्योंकि बहुत गर्मी थी तो पोएट ने भी अपने कैजुअल ड्रेस जो होती है पजामाज वो पहने हुए थे और वो भी वहां पर जा रहे थे पानी पीने के लिए. इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री. तो यहाँ पर पोएट ये बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा डीप और एक अजीब सी खुशबू आ रही थी. स्ट्रेंज सेंटेड शेड, तो जो छाया है पेड़ की उसमें एक खुशबू थी पेड़ की. कैरब ट्री के जो सीड्स हैं उनकी एक स्ट्रेंज सी बड़ी ही डार्क, बड़ी ही डीप खुशबू आ रही थी. तो यहाँ पे जैसे कि पोएट कहते हैं स्ट्रेंज सेंटेड शेड, तो हमें ये लगता है कि जो शेड है उसमें खुशबू आ रही है, पर खुशबू शेड की वजह से नहीं आ रही. खुशबू तो इस कैरब ट्री की आ रही है, लेकिन जो पूरी की पूरी छाया है इस पेड़ की वहां पर ये खुशबू फैली हुई है. और जो वाटर ट्रफ है वो इस कैरब ट्री की शेड में ही लगा हुआ है. और पोएट ये कहते हैं आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिक्चर. तो पोएट अपने हाथ में अपना जग लेकर आए हैं जिसमें प्रोबेबली वो पानी कलेक्ट करना चाहते हैं पीने के लिए, बिकॉज एज ही सेज इट इज एन एक्सेप्शनली हॉट डे, so he wants to take some water along with him also. Now let us discuss the poetic devices in this stanza.